नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और 6 बजे के विशेष शो यानी रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मुंबई की और तहव्वुर राणा की और उसकी वापसी की। जी हां, मुंबई हमले 26/11 के दोषी तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राणा के लिए एक बड़ी कानूनी हार है, क्योंकि प्रत्यर्पण से बचने के लिए उसकी अंतिम अपील भी खारिज कर दी गई है। राणा, जो पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक है, उसको 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि वो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली यानी डेविड हेडली का सहयोगी था। इन हमलों में 166 लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे। बता दें कि तहव्वुर राणा ने 13 नवंबर 2024 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के प्रत्यर्पण फैसले को चुनौती दी थी। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया था, जिससे उसका भारत प्रत्यर्पण तय हो गया। इससे पहले उसने सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में भी अपील की थी, जिसे खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। चार्जशीट के अनुसार वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। राणा ने हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली को भारत में ठिकाने उपलब्ध कराने और अन्य सहयोग देने में मदद की थी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार ने लंबे समय से कोशिशें की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसे जल्द ही भारत लाकर यहां की अदालत में पेश किया जाएगा। राणा का प्रत्यर्पण 26/11 के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घटनाक्रम भारत अमेरिकी सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को दर्शाता है। तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब इसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है। कई विपक्षी दलों ने इस पर राजनीति करनी शुरू भी कर दी है। चलिए आपको सुनाते हैं प्रतिक्रियाएं, किसने क्या कुछ कहा है। कि हमले यहाँ होते हैं और हमले करके बम ब्लास्ट करके लोग मतलब वहाँ दूसरे देश में जाते हैं, तो उनको यहाँ लाने का बिल्कुल प्रयत्न होता नहीं है। लेकिन अमेरिका के कोर्ट में बहुत अच्छा जजमेंट दिया है कि जो इतना का क्रिमिनल है, जिनके मतलब जो मास्टरमाइंड है 26/11 का, उसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी और उसको संरक्षण देना ठीक नहीं है। इसीलिए अमेरिका की कोर्ट ने उनको भारत भेजने का तय किया है। बहुत ही निर्णय बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा निर्णय है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। ये जरूरी है। वो आतंकवादी है, उन्होंने कुछ समाज के खिलाफ किया है, तो ये सारे सबूत समेत अमेरिका ने बहुत अच्छा निर्णय ले लिया और इंडिया को वो आएगा और हमारी कानून उसके गलेबान तक पहुंच जाएगी। वहां तक तो बहुत अच्छी बात है, मगर बाकी जो यहाँ से अपने पैसे हड़प के चले गए, जो आम इंसान का पैसे, देशवासी का पैसे वो लूट लिया, जैसा नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी हो, इन सब को वापस लाने में क्या दिक्कत हो रही है? ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे आणि अशा न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतात। अगदी नीरव मोदीला आणायचं आहे, मेहुल चोकसीला आणायचं आहे, ज्याने हा देश लुटला। हे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे लोक आहेत। दाऊदलाही आणणार होते ना, छोटा शकीलला आणणार आहेत, टायगर मेमनला आणणार आहेत। यादी मोठी आहे। This is a great victory for India and Bharat. Tahvur Hussain Rana, who is indicted for his role in 26/11, is a victory for all those who suffered in the Mumbai attack. As this petition as a writ has been filed in 2024 November against the earlier order in court that had ruled in favor of his extradition to India, and the document in petition is there. This only paves the way for his extradition and for the truth of all the perpetrators who were behind the 26/11 Mumbai attacks. Indeed, it's a great success for India, because finally the Supreme Court of America has dismissed the review petition of Tahvur Rana. I say it's a success for India because Tahvur Rana and David Headley are the close links behind the terror attack of the 26th November. By extraditing Tahvur Rana, India will get also
the more information and evidence in respect of the involvement of some of the Pakistani people. तो आपको जिस तरीके से हमने बताया कि तहव्वुर राणा को लेकर जो प्रत्यर्पण की जब बात कही जा रही है तो दोनों तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हर कोई अपने अपने अंदाज में कह रहा है ये सही है या गलत है या फिर और मामलों में कोई एक्शन क्यों नहीं। लेकिन चलिए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर मैं इसको कहता हूं कि आतंकियों को यहां लाकर उन पर कार्रवाई करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से मुंबई में आतंक का कोहराम मच गया था, निर्दोषों की हत्याएं की गई थी, छोटे छोटे बच्चों तक को मार दिया गया था, हाथ में कलावा बांध के कसाब जैसा आतंकवादी हिंदुओं सनातनियों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा था। और ये आतंकी जानते हैं कि इनका निशाना हिंदू ही मुख्य तौर पर हैं और ये एक मैसेज देने का प्रयास था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने माकूल जवाब इनको दिया, लेकिन उन पीड़ितों का क्या, उन पीड़ितों के साथ क्या बीती, एक प्रतिक्रिया उन पीड़ितों की भी आपको सुनाते हैं। मामले पे ये कहना चाहती हूँ कि तहव्वुर राणा को इंडिया लाया जा रहा है, इस बात से मैं काफी खुश हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि उसे लाया जा रहा है तो उससे सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली जाए, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, और उसे सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी सजा दिया जाए। ऐसे आतंकवाद को सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि 26/11 में उसका भी पूरा हाथ था। मैंने सुना है वो रेकी करके गया था 26/11 के टाइम पे। तो ये आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रही है, आतंकवाद के साथ है, जो भी हो, ये सारे लोगों को, सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। 26/11/2008 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पुणे जाने वाले थे बड़े भाई को मिलने के लिए। हम बैंड्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तू टॉयलेट जाके आ जा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, अचानक से बॉम्ब स्फोट हुआ, गोली फायरिंग होने लगती है, लोग भाग रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। मैं देख रही हूँ किसी के भागते हुए, किसी के पैर से खून निकल रहा है, तो किसी के हाथ, तो किसी के सर पे। मैं क्वेश्चन मांगती कि आखिर यहाँ सब क्या चल रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। तभी मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। उतने में एक गोली आके मुझे मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। वहां से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफी पेशेंट थे, डॉक्टर किसी को बेहोश कर पा रहे थे तो किसी को नहीं कर पा रहे थे। वो देख के मैं और डर गई। चलिए, अब 9 अगस्त 2023 को अमित शाह जी ने क्या कुछ कहा था, इसको लाने की क्या बात कही थी, उसकी एक बार फिर से आपको सुनने की जरूरत है कि भाई उनके द्वारा जो कहा गया था क्या वो कर लिया गया। एक बार फिर से आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। एनआईए के 9 घनघोर आतंकवादी कृत्य करने वाले लोगों को दुनिया भर से चून उठाकर हम वापिस लाए और 6 राज्यों की पुलिस को भी उनको वापिस लाए। सचिन बिश्नोई सिद्धू मूसावाले की हत्या का आरोपी था, उसको भी वापिस लाए और तहव्वुर राणा का भी केस अंतिम सुनवाई तक पहुंचाए। मुझे भरोसा है बहुत कम समय में बॉम्बे के बम हमले के आरोपी राणा को भारत की कानून की अदालत के तहत लाए। चलिए, अब आपको हमने तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुनाई और सारी जानकारी भी दी। अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे वो मेहमान भी होंगे जिनसे इन चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ और विदेश मामलों के जानकार भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि आतंकवादी अगर सोचें कि कुछ कर लेंगे भारत के साथ और बच जाएंगे, विदेशी धरती में छिप जाएंगे, वहाँ का कानून उनको बचा लेगा, थोड़े समय की राहत जरूर हो सकती है, लेकिन अगर बुरा करोगे तो बुरा ही भुगतना पड़ेगा। और तहव्वुर राणा को हम तो कहते हैं जल्द लाया जाए और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इतने लोगों का ये हत्यारा है, मास्टरमाइंड है, अच्छे चीज़ में अपना माइंड लगा लेता तो आज कुछ अच्छा कर लेता, लेकिन इसके इन लोगों के, इन जिहादियों के दिमाग में ही पता नहीं क्या एक परेशानी है कि भाई वो ठीक नहीं होती वो बीमारी। चलिए चर्चा को तो आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जो है उनका स्वागत तो मैं पहले कर लूँ। आलोक वत्स हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। अमित तिवारी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। कर्नल शिवदान जी भी हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शिवदान जी हमारे साथ हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं सभी के ऑडियोज अनम्यूट हैं और नेटवर्क कनेक्शन जो है सभी का स्टेबल है। थोड़ा सा आलोक वत्स जी का नेटवर्क थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल लग रहा है, लेकिन मामला क्योंकि रक्षा से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए सबसे पहले संजीव जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा।
पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो इतिहास की भी कई बार हमने चर्चा शायद बैठकर करी है, अपने बाकी कार्यक्रमों में भी इसकी चर्चा की है, तहव्वुर राणा की। ये क्या जैसे जुडिशरी की बात की जाती है, जैसे भारत में कहा जाता है या फिर विदेश में कहा जाता है, क्या जुडिशरी गवर्नमेंट से इम्पैक्ट होता है, उसका क्या उसका असर होता है, या फिर ये एक प्रोटोकॉल था कि भाई ये तय था, इसको आना था, बीच में इसने चैलेंज किया और ये बीच में वो थोड़ी देर रुक गया और फिर ये अंततः अब भारत इसके प्रत्यर्पण की बात जो है इस पे अंतिम मोहर लग गई। ये इस पे डिटेल्स निटिग्रिटीज की बात अगर करें, थोड़ा विस्तार से समझा पाए संजीव जी। देखिए शिवम जी, तहव्वुर राणा जो कि आतंकी डेविड कोलमैन हेडली का एक करीबी सहयोगी था, और इन दोनों तहव्वुर राणा भी आतंकी है और डेविड कोलमैन हेडली, जिसका कि मूल नाम डेविड जिलानी करके है, और ये अमेरिका में जाकर के अपनी पहचान बदल करके वो रेडिकल जो आतंकी जो संगठन लश्कर-ए-तोयबा के लिए ये कार्य करते थे, और इनका जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से लश्कर-ए-तोयबा से बहुत ही गहरा संपर्क रहा, और इन्होंने सभी ने मिल करके भारत में जो 26/11 का जो सबसे बड़ा आतंकी हमला था 2008 में वो कराया था। और उस प्रक्रिया में डेविड कोलमैन हेडली ने यहाँ पर एक रेकी का भी कार्य किया था, और उस पूरी जो ये साजिश रची गई थी उसमें तहव्वुर राणा कोलमैन हेडली का बहुत करीबी सहयोगी था, और सभी ने मिलकर के ये साजिश रची थी। तो इस आतंकी का भारत में लाया जाना भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में 1997 में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी प्रत्यर्पण की संधि साइन की गई थी, और भारत का जो एंटी टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है वो बहुत ही गहरा है, मजबूत है। और ये जो आतंकी है तहव्वुर हसन राणा या डेविड कोलमैन हेडली, ये सभी अमेरिका की जेल में बंद थे, और ये जो तहव्वुर हसन राणा की जो प्रत्यर्पण की मांग के बहुत पहले से भारत कर रहा था, और भारत ने इस संदर्भ में अमेरिका की सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा था। लेकिन चूंकि अमेरिका भी एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, अमेरिका में भी जो इस तरीके के जो आतंकी हों, अपराधी हों, जब कभी भी जेलों में होते हैं तो उन्हें भी न्यायालयों की तरफ रुख करने का पूरा अवसर दिया जाता है, और इस आतंकी हसन राणा को भी पूरा अवसर दिया गया, और इसने लगातार अपील्स दायर की, लोअर कोर्ट्स से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस की जो अंतिम अपील को ये कह के कि ये आप इस तरीके की अपील करने के आपका केस लायक नहीं है, और इस तरीके की अपील आपको डिनाई की जाती है, तो जाहिर है कि अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, और यह भारत के लीगल सिस्टम में इसको जरूर न्याय के दहलीज तक पहुंचाया जाएगा। और भारत में इसको गंभीर आतंकी घटनाएं कर रखी हैं, और इसकी जो सजा है जो आतंकी को मिलनी चाहिए वो भारत में से दी जाएगी। ये बात बहुत स्पष्ट है। और आज का ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। इस तरीके के जो आतंकी कृत्य किए हुए, मैं आपके चैनल के माध्यम से शिवम जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आज का ये जो नया भारत है न तो आतंक को माफ करता है और न तो उसे भूलता है, और जो भी आतंकी, अन्य जो आतंकी भी हैं जहां कहीं भी वो छुपे हुए हैं, उनको इसी तरीके से एक दिन भारत लाया जाएगा और इन्हें न्याय डिलीवर किया जाएगा। ये इससे एक मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। चलिए एक बार अमित तिवारी जी का रिएक्शन ले लेते हैं, विपक्ष का भी रिएक्शन इसमें ले लेते हैं। कैसे देखते हैं अंततः फाइनली अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा? वो दुखद क्षण, वो दुखद दिन भी आपको याद होगा जिस तरीके से आम नागरिकों का खून बहाया गया। और क्या इस कांग्रेस का रिएक्शन क्या ऑफिशियल? पहले सबसे पहले तो बीजेपी का तो हम ले ही लेंगे। शिवम भाई, 26/11 का जो हमला था वो वास्तव में देश के लिए अपूरणीय क्षति है, और उस पर शोक संवेदनाएं जितनी भी की जाए कम है। और ये तो भारत की फितरत रही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। जिसने किया है भाई, उनके घर पे जाके देखो, तो आज नहीं तो कल उनको आना ही था। और भारत की एजेंसियां और भारत में आतंकवाद को लेकर के और कोई भी विदेशी ताकतों को लेकर के जो एक स्ट्रेटजी है, जो रुख है, वो देश का बड़ा सख्त रहा है कि आप भारत के लिए गलत करोगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में छुपे बैठे हो, आप कभी बच नहीं पाओगे। ये सोच करके हर व्यक्ति समझ ले। बस कांग्रेस पार्टी सभी जो दिवंगत आत्मा है उनको श्रद्धांजलि देती है, और भारत की न्यायपालिका में
आकर के उसे जो कठोरतम सजा होगी, जो अन्य को मिल चुकी है, जो अन्य हत्यारे थे उनको मिल चुकी है, वही सजा मुकर्रर होगी। उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है उनके पास। ठीक है, ये अब ठीक है, एकदम बिल्कुल साफ है, यही होना चाहिए रिएक्शन यहाँ पर। लेकिन चलिए डिफेंस वाले पॉइंट पर आएंगे शिवदान जी, लेकिन उससे पहले बीजेपी का भी एक रिएक्शन, क्या बदलाव है उनकी सरकार और आपकी सरकार में? ये तो इन्होंने तो बड़ा पॉजिटिवली कह दिया कि भाई जो कुछ करेगा बुरा उसका तो बुरा होना ही है, उसको जवाब तो मिलना ही है, जो सजा है वो उस नियमानुसार तो उसको मिलने वाली है। आलोक जी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के अंडर में होम मिनिस्ट्री में अब आतंकवाद और आतंकवादियों का हिंदुस्तान में, भारत की धरती पर कोई जगह नहीं। हम पाताल से भी ढूंढ के ले आएंगे, और ऐसा हमने बहुत सी राज्यों में सफाया किया है। बिल्कुल। क्या था उत्तर प्रदेश और क्या बन गया है उत्तर प्रदेश आज? निर्भीक होकर वहां पर लोग घूम रहे हैं। और ये आतंकवादी तहव्वुर राना, ये जितना बड़ा आतंकी था, ये हेडली से भी बड़ा आतंकी था, क्योंकि सारे साजिश की फंडिंग, सारे साजिश की रेकी और सारे अंजाम को दिलाने वाला यही है। यही वो शख्स है जिसने इस सारे चीज को अंजाम दिलवाया। ठीक है, कसाब पकड़ा गया और हेडली, लेकिन उसका ये सबसे मास्टरमाइंड जिसको कहते हैं, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरीके का, जिस मजबूती से हमारा अमेरिका के साथ संबंध है, वहां से इसको जब यहां लाया जाएगा, यहां ट्रायल कोर्ट में त्वरित कार्रवाई करके इसको सजाए मौत की सजा के अलावा कोई सजा नहीं मिलेगी। और भारत के लोगों का, खासकर उन विदेशियों का जो बिल्कुल, जिनका कोई मतलब नहीं था, वो घूमने आए थे, जिस बेदर्दी से उन बच्चों का, महिलाओं का और पुरुषों का इसने दमन किया, उनको गोलियां मारी, आज उनके कलेजे में ठंडक पड़ेगी कि भारत खींच के ले आया है उसको, और उसकी ट्रायल के बाद उसको जो सजा है, अल्टीमेट डेथ पेनल्टी जरूर मुकर्रर कराएगी। बिल्कुल ठीक है, डेथ पेनल्टी। कर्नल शिवदान जी, अब सबकी राय मैंने रखी, लेकिन सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बदलाव पहले और आज में? राजनीतिक प्रतिक्रिया अपनी जगह, डिप्लोमेसी अपनी जगह, लेकिन जो बदला लेने की बात होती है, और उसमें खासतौर पर हमारे वीर जवान भी तो बलिदानी हुए थे ना शिवदान जी, उनको भी, उनकी आत्मा को भी तो शांति आज मिलेगी कि भाई अब जाके इंसाफ होगा। हर आदमी को मैं कहता हूं चुन चुन के मारा जाना चाहिए जिसने हमारे वीर जवानों को बलिदानी किया है, उनके परिवार को उनसे अलग किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके दो अंग हैं, बाह्य सुरक्षा, एक आंतरिक सुरक्षा। तो ये मुंबई पर जो हमला हुआ था, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा पर पाकिस्तान के आईएसआई ने हमला किया था, क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई समझ चुकी है कि वो भारत के साथ सीधा युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि 1947, 65, 71 और कारगिल, इन चारों युद्धों में पाकिस्तान कन्फर्म हो गया है कि भारत से यह युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, नहीं लड़ सकते वो। इसलिए उन्होंने परोक्ष युद्ध की नीति अपनाई, और उन्होंने पहले देश की पार्लियामेंट पर हमला किया, उसके बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला करके देश में आतंक का भय फैलाने की इनकी इच्छा थी, इनका इरादा था, और ये दिखाना चाहते थे कि हम तुम्हारे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को जब चाहेंगे तब अटैक करेंगे। मगर मैं बहुत इस मामले में अपने गर्व महसूस करता हूं कि भारत की रक्षा सेनाओं ने और भारत की आंतरिक जो सुरक्षा है वो इतनी मजबूत थी कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और उनके हमले को ऑलमोस्ट नाकाम किया गया। क्योंकि जो कुछ हमारा नुकसान हुआ इस हमले में, हमारी जो जाने गई है और हमारा जो बाल का नुकसान वो हुआ है, मगर वो ज्यादा हमें नहीं पहुंचा सके। यही हमारे सुरक्षा बलों की कामयाबी थी। जी जी। और इसमें हमारी सेना के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कुछ अधिकारी और सोल्जर्स इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। मैं इस जो अभी जो हमें भारत में ये सफलता मिली है इसको लाने में, उसके द्वारा भारत उनकी जो उनका बलिदान है उसको एक प्रकार से नमन कर रहा है, इनको उचित सजा दे करके। और अब मैं
पाकिस्तानी एसआईए को क्लियर करना चाहता हूं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा उतनी ही मजबूत है जितनी हमारी बाह्य सुरक्षा है। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में कितने आतंकियों को मारा है हमारे सुरक्षा बलों ने। बिल्कुल। और जहां भी कोई आतंकवादी नजर आएगा, आजकल हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है वो इतनी मजबूत है। बिल्कुल आपने दो भागों में बांटा, एक इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अमित जी, एक तो ये प्रतिक्रिया कि भाई अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मोदी जी के राज में हुआ, अमित शाह जी के शासनकाल के दौरान उन कमान में हुआ है, तो इस बात से आप भी सहमत हैं कि आपकी पार्टी भी सहमत है कि भाई हमला जो हुआ है वो एक पिछली गवर्नमेंट में हुआ है, एक्शन तक पहुंच पाए इस गवर्नमेंट में, अब आप इसको कानूनी प्रक्रिया कह लें या डिप्लोमेसी कह लें या फिर क्या कहेंगे, आप इसको किस अंदाज में देखते हैं? ठीक है, जो बलिदानी हुए उनको नमन, जिनका लॉस हुआ उनके साथ संवेदनाएं बिल्कुल यहाँ पर हैं, लेकिन वो त्वरित कार्रवाई और फिर कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात, कभी बालाकोट की बात, तो वो चीज़ें तब पहले थी या नहीं थी या फिर अभी हो रहा है सब कुछ? शिवम भाई, अगर हम इन राष्ट्रीय मसलों को और देश के सैनिकों पर राजनीति करेंगे तो शायद हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि नहीं देंगे। हम इस बात को मानते हैं कि जो राणा आज आ रहा है, हाँ, इसमें जो सरकारें रही सबका योगदान रहा है। प्रत्यर्पण की संधि कोई आज 10 वर्षों का विषय नहीं रहा है, ये इसके पहले का भी एक विषय रहा है। ठीक है, प्रत्यर्पण की संधि कभी आज नहीं हुई है। हम तो मानना चाहते हैं कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मेहुल चोकसी कब आएंगे, नीरव मोदी कब आएंगे, ललित मोदी कब आएंगे, तो ये लोग भी तो प्रत्यर्पण के तहत आ सकते हैं ना। तो इनको लेकर के आए, फिर आराम से डंका पीट करके बजाए कि हम लेकर के आ गए, हमने देश के बेईमान लुटेरे नीरव मोदी को ले आए, ललित मोदी को ले आए, मेहुल चोकसी को ले आए। सरकार के पास बजाने के लिए बहुत कुछ होता, जो 13,000 करोड़ 9,000 करोड़ और ये लेकर के भागा है। हमने कांग्रेस पार्टी की पूरी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर दिया है, पूरी संवेदनाओं को व्यक्त कर दिया है। हम नहीं चाहते कि जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं उनकी शहादत पर कोई भी राजनीति नहीं, बिल्कुल ठीक है, राजनीति नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो भगोड़ों की बात आप कर रहे हैं वो जरूरी थोड़ी नहीं, हर कोई बीजेपी के शासनकाल में ही गया है क्या? अब जो मैं कह तो रहा हूं भाई, नीरव मोदी कब भागा, ठीक है, मेहुल चोकसी कब भागा, शिवम भाई भागा ना। तो अगर इसे पार्टी की दृष्टिकोण, भाई डंका तो जब पीटेंगे ना जब इनको लेकर के आ जाएंगे, लेकिन आज चूंकि एक विषय आपने ऐसा रखा है जो राष्ट्रीय हितों से जुड़ा है, रक्षा हितों से जुड़ा है, तो इस पर हम नहीं चाहते कि कोई भी हम राजनीतिक टीका टिप्पणियां करें जिनसे हम जिन्हें विनम्र श्रद्धांजलियां दे रहे हैं उन पर राजनीतिक छींटे भी पड़े जाकर के हम उससे अलग रखना। लेकिन आप ही नहीं कह रहे। ठीक है शिवदान जी, आपका क्विक कमेंट लूंगा, फिर वत्स जी के पास भी जाना है। शिवदान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को ये बताना चाहता हूं कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट में जवाब दिया पाकिस्तान को, तो उस वक्त आपको याद होगा कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि ये सब झूठा है। इससे हमारे सैनिक जो उसमें जिन्होंने भाग लिया था, जिन्होंने ये ऐसा बड़ा कार्य करके दिखाया है, उनके मनोबल पे कितना बुरा प्रभाव पड़ा था, ये इमेजिन से परे है। क्योंकि भारतीय सेना ये समझती है कि पूरा देश हमारे साथ है हर बात में, मगर यदि भारतीय सेना को ये विश्वास ये मैंने महसूस होने लगता है कि हमारे सब बात पर हमारा देश विश्वास नहीं कर रहा है या राजनीतिक नहीं, हम शिवम भाई बस इतना कहना चाह रहे थे कि आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जो इससे प्रभावित हुए हैं उनकी शोक संवेदनाओं पर हम कोई राजनीतिक छींटा नहीं डालना चाहते। लेकिन अभी कर्नल साहब जो कह रहे थे सरकार को लेकर के, उस पर हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि यही वो सरकार थी जब पुलवामा हुआ है और उसमें आरडीएक्स कहां से आया है आज तक नहीं पता कर पाए। तो अब तो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और न इस चीज को कहने के लिए विपक्ष ने मना किया होगा कि आप आरडीएक्स न ढूंढ पाओ, तो ये तो नाकामी है ना सरकार की। सरकार का इंटरनल सिस्टम इतना खराब है ना, खुफिया तंत्र इतना कमजोर है ना। दूसरी बात है पुलवामा अटैक के संबंध में जो कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुआ है और उस इतने बड़े जो कांड के समय देश का प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट में अगर फोटो शूट कराता है तो उससे संवेदनहीन कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। अगर इसकी दृष्टिकोण में बात करेंगे, उस परिस्थिति में वहां के तत्कालीन एलजी जो मलिक साहब थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए थे, उनकी भी बातों को सुनना चाहिए। अगर सुरक्षा तंत्र जो थे, हेलीकॉप्टर्स थे, अगर उन सैनिकों को दिए गए होते तो शायद बच सकते थे। कर्नल साहब इस पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कर्नल साहब उस पर ना जाए। ठीक है, नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आलोक वत्स जी को जवाब देने का मौका देता हूं क्योंकि पार्टी का यहाँ पर आरोप है। आलोक जी देखिए, मुझे हंसी आती है जब कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी बातें कहते हैं। अरे पुलवामा हुआ तो उसका जवाब बालाकोट में जाके दिया,
घर घर घुस के मारा। और रही बात, आप लोग आप बीच में मत बोलिए। आलोक भाई, उसका आइडिया कहां से आया था? एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए। अमित जी एक बार बोलने दीजिए ना जी, दिस इज नॉट डन। ठीक। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। मुझे सुनने में आपको क्या आपत्ति है? आप मुझे काउंटर कर दीजिएगा मेरे बाद। उसके बाद जिस गवर्नर साहब की ये बात कर रहे हैं, उनको ये सारी बातें याद आई जब वो पद छोड़ दिए थे। उसके बाद वहां से फिर वो गोवा के दूसरे जगह स्थानांतरित होकर गए थे, वहां भी उनको नहीं याद आया। और जब दोनों जगह से गवर्नरशिप चली गई तब उनको यह बात याद आई कि हेलीकॉप्टर आता तो सैनिक बच जाते। ये सब राजनीतिक स्टंट है। ये सब राजनीतिक में वापस पैर जमाने की कवायद थी और कुछ नहीं था। आज जिस मजबूती से अमेरिका से उसको लाया जा रहा है, ये भारत की जीत है। आपको गर्व होना चाहिए कि हमने उन लोगों को, और आप जिन लोगों का नाम लिए हैं, मेहुल चोकसी और लोगों का, तो आपको मैं बता दूं, इसमें से 1-2 लोग कांग्रेस के रिजिम में ही बाहर चले गए। आप सबको का पता कर लीजिए। और देर सवेर मैं आपको बता देता, फिर आप बीच में नहीं बोले, देर सवेर मैं आपको बता देता हूं, हम इनको भी खींच के ले आएंगे। हम किसी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे। आज ये भारत वो भारत नहीं है जहां आए दिन कांग्रेस के शासन में आतंकवादी हमले होते थे और दंगे होते थे। हमने दंगा मुक्त और आतंकवाद मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया है, उसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के राज में बिल्कुल कर रहेंगे। और जितने भी लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई है या यहाँ धन लेके भागा है, देर सवेर उनको भी पाताल से खींच के ले आएंगे। इसके लिए आप धैर्य रखिए। देश की जनता को धैर्य है, कांग्रेस को भी धैर्य रखना चाहिए। कभी हम दोबारा रिपीट करके सत्ता सौंप रही है और आप खिसकते जा रहे हैं नीचे। ठीक है, ठीक है। क्विक रिस्पांस अमित जी, फिर बाकी गेस्ट पर क्विक रिस्पांस। शिवम भाई, बस इतना है कि वो राजनीतिक लालसा थी क्या? ये सत्य नहीं है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो देश का प्रधानमंत्री फोटो शूट करा रहा था? सत्य है ना? जब बात आती है मेहुल चोकसी को लाने की, नीरव मोदी को लाने की, तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? सदन में तो नहीं रखती है। दूसरी बात, हम इस चीज को बताना चाहते हैं कि अगर आतंकवादियों को ही लेकर के है, आपने दंगे मुक्त करा है, तो मणिपुर में 2 साल से क्या हो रहा है? ये कौन सा दंगा मुक्त हो गया? अरे इस सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को तो इस प्रकार तार किया है कि देश में पूरे राज्य के राज्य जल रहे हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं को नग्न होकर के सड़कों पर घुमाया जा रहा है, और देश का प्रधानमंत्री नीरव की तरह सिर्फ बंसी बजा रहा है। क्या बात है? नहीं, ठीक है। मणिपुर की आपने बात कही, मणिपुर का मामला भी बहुत पेचीदा है वहां पर। ठीक है, वो उसकी डिटेलिंग में क्या, उसको क्या, कोई भी पेचीदा मामला हो ना, वो आंतरिक सुरक्षा का विषय है ना। ठीक है, बिल्कुल। चलिए मैं आप दोनों को मौका दिया। संजीव श्रीवास्तव के पास आलोक जी, आलोक जी कुछ बोलना, जल्दी बोलिए। हाँ, बोलिए। 1973 में कांग्रेस के रिजिम में मणिपुर में दंगा हुआ था, 762 लोग मारे गए थे और इनको 3 साल लगे थे वहां की व्यवस्था को ठीक करने में। और ये बात कर रहे हैं, हमने 3 महीने के अंदर वहां की व्यवस्था को माकूल बना दिया था। सेंसिटिव मैं बिल्कुल उत्तर नहीं, मैं उत्तर पूर्वी राज्यों में रह भी चुका हूं। मैं उत्तर पूर्वी राज्यों में रह भी चुका हूं, तो वहां की हालात को थोड़ा समझ पाता हूं। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन हालात बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। लेकिन कोई ऐसा सेंसिटिव कोई वर्ड हमारे मुंह से ना निकले। संजीव जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ अपना रिस्पॉन्स। देखिए, ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अमित जी हैं, पहले तो ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहेंगे, और सारे के सारे जो अपने तर्क वगैरह दे रहे हैं सब राजनीति से प्रेरित ही दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर का मुद्दा उठा दिया और सारे अन्य पूरे इंटरनल सिक्योरिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। आप आरडीएक्स के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आपको ये बताने की आवश्यकता है कि आरडीएक्स कहां से आया था? जहां से आया था वहां पर हमारी वायुसेना पहुंच करके उसका जवाब भी दे दिया है, और आपको अभी तक पता नहीं है कि कहां से आया और किसने भेजा। तो ये जो बालाकोट की स्ट्राइक थी या क्या किसी जो है अनजाने स्थान पर की गई थी? जहां से वो आया था वहां पर उसको जाकर के जवाब दिया गया। सीधी सी बात है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि 26/11 का जो 10 आतंकी जब घुस आए थे, तो वो कैसे आ गए? उस समय तो आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आपने क्या किया और क्या रिस्पांस किया? ये सरकार ने तो जाकर के बालाकोट की स्ट्राइक कर दी, लेकिन आपने 26/11 के बाद क्या किया था, इसका जवाब देंगे आप? हाँ, बिल्कुल। ठीक है अमित जी,
एक बदलाव है ना, एक बदलाव है कि भाई फौज को अगर रिस्पांस देना होता है तो पहले के समय और आज के समय में आपको नहीं लगता एक बदलाव है? शिवदान जी पहले कुछ कहना चाहे? शिवदान जी का रिस्पांस पहले लेता हूं, फिर मैं आप पे आता हूं। हाँ शिवदान जी बोलिए। देखिए, हाँ। जितना बड़ा हमला बंबई में हुआ था, हाँ हाँ, इस हमले के दौरान में ये एक प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से खुला युद्ध था हमारी आंतरिक सुरक्षा के विरुद्ध, एक्ट ऑफ वॉर। और इस खुले युद्ध के विरुद्ध भारत को उसी समय जवाब देना चाहिए था, जिससे पाकिस्तान को ये पता लगता कि जिस प्रकार से उसने मुंबई पर हमला किया है, हाँ। उसका ये जवाब है। बिल्कुल, मगर इस तरह जवाब न दे करके हमने इस तरह की अपनी कमजोरी जाहिर की कि हम पाकिस्तान से डर रहे हैं, शायद वो रिटेलिएट ना कर जाए। मगर एक्चुअल में हम पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और पाकिस्तान की इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी हमसे डायरेक्ट युद्ध करने की, और इसलिए वो परोक्ष युद्ध कर रहा है। मगर उस वक्त उसको इसका जवाब दिया जाना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल अमित तिवारी जी, बिल्कुल ये एक प्रश्न है कि नहीं कि भाई क्या जवाब दे देते, क्या नहीं दे सकते थे, क्या संभावनाएं नहीं थी? या अब फिर वो उस दौरान मुझे याद है कि कांग्रेस कहती थी कि हमारे दौरान भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए, हमने तो कोई ऐसी कोई बात सामने नहीं रखी। लेकिन उस तरफ ये तो बिल्कुल एक तरीके से युद्ध के आगाज की तरीके से था, इतना बड़ा हमला कर दिया। ये तो एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में आता है कि भाई ये युद्ध के लिए चाह रहे हैं युद्ध हो जाए। अब कोई जवाब नहीं दिया गया कांग्रेस की सरकार के द्वारा। कांग्रेस की सरकारों में कभी सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया नहीं है क्या शिवम भाई? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली जब हमारी सेना, जब 70,000 मतलब लाखों की संख्या में पाकिस्तानियों को घुटने पर लाने वाली हमारी जो सेना थी, वो इंदिरा गांधी जी के समय में थी। लेकिन हम उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। इस सरकार ने एक राजनीतिकरण करने के माध्यम से एक पोस्टर वार जो शुरू किया, उसको लेकर के सरकार सदैव आगे इस तरह लेना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब से देश हमारा आजाद हुआ तब से सेनाओं ने, देखिए सेनाओं का अपना एक ओहदा है, अपना एक मुकाम है, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है। हम नहीं चाहते कि हम उनकी स्ट्रेटजी को कहीं पर भी इंटरवीन करें, हम कहीं नहीं चाहते उनको इंटरवीन करें। वो स्वच्छंद रूप से कल भी करती आई थी, आज भी करती है और करती रहेंगी। लेकिन ये जो प्रणाली, जो परिपाटी चली है ना एक पोस्टर वार को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं यकीनन जब चीजें होती है तो दुखद लगता है कि इस रक्षा के क्षेत्र में बदलाव देखो। अब ये या तो एक जनता ऐसे ही कह रही है या फिर वो हो चुका है। शिवदान जी, आप पर मैं आऊंगा, संजीव जी का एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। बिल्कुल, संजीव जी की बात का मैं जवाब दे दूं। आप ये बताइए, अभी से आप ये बताइए 2014 के पहले भारत में आतंकवाद की कितनी घटनाएं, हर 2 महीने के पास कहीं अहमदाबाद में बम फट रहे हैं, कहीं दिल्ली में बम फट रहा है, तो कहीं ये बहुत अच्छा समय लगभग खत्म है, लेकिन एक अच्छा क्लासिफिकेशन हुआ इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का। और नहीं, ठीक है, बिल्कुल बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा। माफ कीजिएगा, समय इतनी अनुमति देता। शिवदान जी, कर्नल शिवदान जी, बहुत धन्यवाद आपका। संजीव जी, आपका बहुत धन्यवाद। अमित तिवारी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आलोक वत्स जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। कल फिर ऐसा मौका लगेगा, चर्चा करेंगे। और मैं कहता हूं कल फिर कोई ऐसा ही प्रत्यर्पण में आए कोई आतंकवादी, उसको भारत लाया जाए और जल्द ऐसे लोगों को फांसी पर टांग दिया जाए, कानून के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार नहीं, कानून के अनुसार। क्योंकि ये वो पापी हैं, अगर ये बच गए तो कल को और ऐसे कृत्य इनके या इनके गुर्गों के द्वारा हो सकते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी फटाफट अंदाज में आपके लिए खबरें होंगी। जय हिंद।